नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम बिहार बिहान में। बड़ा व्यक्ति कौन होता है? आप कहेंगे ये कैसा सवाल है? जी हाँ, आपके मन में बहुत सारे विचार आ रहे होंगे कि बड़ा व्यक्ति वो होता है जिसके पास बहुत धन है, या बड़ा व्यक्ति वो है जिसने बहुत बड़ी पद या प्रतिष्ठा हासिल कर रखी है। लेकिन बड़ा व्यक्ति वो होता है जिसके समक्ष जाने पर, जिसके सामने बैठने पर या जिससे बात करने पर आपको छोटे होने का अनुभव ना हो। चलिए इसी विचार के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और आप तो जानते हैं कि हम हर रोज़ जब भी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आपके साथ एक सकारात्मक विचार साझा करने की कोशिश करते हैं, और बस हम यही चाहते हैं कि आप उन विचारों पर अमल करें, उन सकारात्मक सोच को अपने जीवन में शामिल करें। आज जो विचार हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के कथन। क्या खूब कहा है उन्होंने कि इस बात को हम सबको स्वीकार कर लेना चाहिए कि इस ब्रह्मांड में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम बदल नहीं सकते हैं। स्वीकृति होनी चाहिए और फिर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इस विचार को। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चीज़ें नहीं बदल सकता। हमारे आज के खास मेहमान का नंद मोहन मिश्रा जी का आपका बहुत बहुत स्वागत है। नंद मोहन जी हमारे कार्यक्रम बिहार थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जिक्र किया था अभी कि आप शिक्षक हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई विशिष्ट कार्य इस पूरे ब्रह्मांड का है तो वो शिक्षा देना होता है। जी बिल्कुल। आप इस पे क्या कहेंगे? मैम, मैं सबसे पहले तो अपने शिक्षक के बारे में अपने कथन को संस्कृत के एक श्लोक से कहना चाहूँगा कि धर्मज्ञो धर्मकर्ता सदा धर्म परायण तत्वेभ्यः सर्वशास्त्रार्थ देश को गुरु रुच्यते। मतलब इसका ये होता है कि शिक्षक है कौन? जो स्टूडेंट को धर्म की मार्ग पर चलना सिखाता है, उनको कोड ऑफ कंडक्ट सिखाता है, हाउ टू बिहेव विद द पीपल, हाउ टू बिहेव विद देमसेल्व्स, ये जो उनको सिखाता है वही शिक्षक है। और शिक्षक का अर्थ ही होता है शिखर तक ले जाने वाला, कमजोरियों को दूर कर उनको ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला, क्षमा करने वाला, यही व्यक्ति शिक्षक होता है। और यही जो बच्चों को होते हैं वो शिक्षा भी प्रदान करते हैं और उसके साथ साथ में संस्कार भी उनमें देते हैं बच्चों को। मेरा ऐसा मानना है कि अगर यदि हम सिर्फ शिक्षा पर केंद्रित होकर बात करें तो शिक्षा की सकारात्मकता तभी सिद्ध हो पाती है जब उनमें संस्कार होते हैं, और जब संस्कार होते हैं तो शिक्षा सदैव सकारात्मक दिशा की ओर भ्रमण करती है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि रावण बहुत बड़े विद्वान थे, उनका बहुत ही सभी वेदों, सभी शास्त्रों पर उनका सम्यक अभ्यास था, तीनों लोकों में उनकी बहुत बड़ी बात थी, वो पंडित माने जाते थे, किंतु उनका संस्कार उचित नहीं था जिसके माध्यम से वो बहुत लोकप्रिय नहीं हो पाए और इस तरह से उनकी शिक्षा की कोई महत्ता सिद्ध नहीं हो पाई। तो बच्चों में संस्कार का होना बहुत ही आवश्यक है। संस्कार ही है जो सकारात्मक दिशा में बच्चों को ले जाती है। बिल्कुल, ये जो बात है आपने जो कही है, मुझे लगता है ये कालांतर से प्रासंगिक रही है और आगे भी रहेगी। और वैसे भी कहा जाता है कि शिक्षा धनम सर्वधनम प्रधानम। शिक्षा जो है सर्वधन, पृथ्वी पे जितने भी धन हैं उन सारे धन में सबसे विशिष्ट शिक्षा होती है। आप चूँकि एक स्कूल के संचालक भी हैं, बहुत सारे बच्चे हर रोज़ सुबह इस उम्मीद से, इस आशा के साथ आते हैं कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। जी, आप किस तरीके से एक संचालक के तौर पर स्कूल को देखते हैं, स्कूली शिक्षा को देखते हैं? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि किसी भी स्कूल का, विद्यालय का श्रृंगार उसका असेंबली होता है, जहां से हम बच्चों में एक भाव उत्पन्न करते हैं, भाव भक्ति का, भाव लर्निंग का और बहुत सारे भाव अभिव्यक्ति। तो हम जब भी हमारे बच्चे स्कूल में आते हैं, विद्यालय में आते हैं, तो हर दिन उनको एक असाइनमेंट्स दी जाती है कि आप अपने अंतर्निहित गुणों का, जो भी आपके अंदर में लैटेंट हीट है, वट एवर द लैटेंट हीट यू हैव टू जस्ट इनकलकेट दैट, यू हैव टू अपलिफ्ट दैट। आपको उसको अपलिफ्ट करना है और पूरे भरी सभा में आपको सुनाना है बच्चों को।
तो इस तरह से बच्चे अपने दिए हुए काम के प्रति, होमवर्क के प्रति बहुत ही सजग रहते हैं। और मैं आपको सही में बताऊं कि बहुत सारे ऐसे लेटेंट हीट होते हैं बच्चों के अंदर में, उनके अंदर में एक गुण होता है जो कि उस समय प्रकट होती है। और यही किसी भी स्कूल, विद्यालय में, किसी भी स्कूल में यही सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि मॉर्निंग शोज द डे। तो ये डे हम असेंबली के थ्रू से करते हैं और हर दिन बच्चे को प्रीचिंग करते हैं और उनको बताते हैं कि शिक्षा का महत्व क्या है, शिक्षा किस लिए आप ग्रहण कर रहे हैं, इन फॉर व्हाट पर्पस यू आर गेटिंग द एजुकेशन। जब तक आप बच्चों को शिक्षा का महत्व नहीं बताएंगे, उनके उद्देश्य में शिक्षा किस तरह से सहायक सिद्ध होता है, तब तक आप शिक्षा को इंजेक्ट नहीं कर सकते हैं। उसमें शिक्षा के जो मूलभूत, उसका जो आत्म तत्व है शिक्षा का, उसमें प्रतिस्थापित आप बच्चों में नहीं कर सकते हैं। इसलिए उनको शिक्षा के साथ साथ में संस्कार और साथ ही साथ में उनके सकारात्मक भाव उत्पन्न करना भी अति आवश्यक है। मैम बिल्कुल, शिक्षा के साथ संस्कार यानी जीवन जीने के संस्कार, हम जीने। कैसे दूसरे व्यक्ति के साथ व्यवहार कर रहे हैं, इस बात के संस्कार, संवेदनशीलता के संस्कार, ये सारे निहित होने चाहिए। अगर मैं अभी के परिप्रेक्ष्य की बात करूं तो अभी चूँकि लगातार जो शिक्षा पद्धति की जो प्रणाली है वो लगातार बदल रही है और अभी फ़िलहाल हमने देखा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश लगातार की जा रही है ताकि बच्चों को हम बहुत अच्छे से शिक्षा में जो लगातार वो प्रगति करें और आगे चल के जीवन में एक बहुत खूबसूरत मुकाम हासिल करें। अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसे आप किस तरीके से देखते हैं? जी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अगर जो नई शिक्षा नीति की बात करें तो इसके बहुत से सकारात्मक पहलू हैं। सबसे बड़ी तो सकारात्मक पहलू है कि बच्चे पर जो बर्डन है, जो भी स्टडी का बर्डन है, जो भी बच्चे दबाव महसूस करते हैं, आपने सुना होगा कि बहुत जगहों पे बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं, बच्चे अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाते हैं, तो बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटित हो जाती है जो माता पिता को बहुत ही परेशान करने वाली है। जैसे हम बहुत सारी एग्जांपल्स दे सकते हैं, अंदर तक झकझोर देती है। अंदर तक झकझोर देती है। तो शिक्षा का अर्थ दबाव तो नहीं होता है, शिक्षा का अर्थ नकारात्मकता तो नहीं होती है। ये कौन सी शिक्षा थी मैम कि हम उनमें नकारात्मक भाव को उत्पन्न कर रहे हैं? व्हाट द रियल मीनिंग ऑफ एजुकेशन? यू वांट टू जस्ट गेट द पीस ऑफ पेपर, you want to get the numbers and you want to get excellency in yourself. So what basically जो नई शिक्षा नीति है ये एक्सीलेंसी की ओर बच्चों को ले जाती है। सपोज दैट इफ यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन, तो आप जो ग्रेजुएशन का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट करते उसकी भी वैल्यू है। तो कहीं ना कहीं एक चैनल वे में, एक स्तर पे बच्चों में ये सकारात्मक भाव उत्पन्न कर रही है कि हम इस लेवल पे भी जाके कुछ कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम एमए कर जाएं, पीएचडी कर दें तभी हम अपने लाइफ में हाई पे जा सकते हैं, तभी हम अपने लाइफ को मतलब अचीव कर सकते हैं, गोल को अचीव कर सकते हैं। तो ये नई शिक्षा नीति ये है कि इसमें सकारात्मक पहलू इसके बहुत हैं और साथ साथ में इसमें जो तकनीकी रूप से बच्चों को संपन्न करने की बात की गई है, जैसे आप डिजिटल बोर्ड का लगाना, उसके बाद में फिर लाइव एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करना, ये सारी जो बातें हैं बच्चे अब देख कर सीख रहे हैं। जो हमारे स्कूल में, अगर जो हमारे विद्यालय या सभी विद्यालयों में आजकल आपने देखा होगा स्मार्ट बोर्ड के थ्रू से बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो वो नई शिक्षा नीति के तहत ये बताई गई कि आप विजुअलाइज करना सीखे चीज़ों को। जब तक आप विजुअलाइज नहीं करेंगे एजुकेशन को, तब तक वो आपके माइंड में नहीं आएगा। तो ये शिक्षा नीति की बहुत ही अच्छी विशेषता है कि हर एक स्तर पर, हर एक जो डिग्री है उसकी महत्ता सिद्ध की गई है। बिल्कुल, महत्ता सिद्ध की गई है और बच्चों को बताया भी जाए कि महत्ता को किस हिसाब से आगे लेकर जाना है। जी बिल्कुल, ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कई बार बच्चे बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में, लेकिन उन्हें दिशा निर्धारित करने में उन्हें बहुत कठिनाई आती है। एक उन्हें कह सकते हैं कि एक पथ प्रदर्शक चाहिए होता है, जो कि शायद शिक्षक है, जो कदम कदम पे उन्हें बताते रहता है। ये शिष्य और गुरु, शिक्षक और शिक्षा, इन सब का संबंध ऐसा है कि अगर शिक्षक अच्छे नहीं तो शिक्षा अच्छी नहीं होगी, अगर शिष्य अच्छा नहीं है तो शायद गुरु को परेशानी होगी शिक्षा देने में, या शिक्षक अच्छा नहीं है तो शिष्य अच्छा नहीं होगा। ये संबंध बड़ा ही कह सकते हैं इस पूरे ब्रह्मांड का बड़ा ही खूबसूरत संबंध है। ये क्या कहना चाहेंगे आप गुरु शिष्य परंपरा पर, या गुरु और शिष्य के साथ जो संबंध होते हैं वो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैम, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ी सी आपसे अलग एक अपनी विचार प्रकट करना चाहूँगा। एक संस्कृत का श्लोक है कि अमंत्रम अक्षरो नास्ति, नास्ति मूल मनौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति,
योजकस तत्र दुर्लभ। कोई भी ऐसा पौधा नहीं है जिससे औषधि का निर्माण नहीं हो सकता है। कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जिससे महामंत्र नहीं बनाए जा सकते हैं, और कोई भी ऐसा शिष्य नहीं है जो अयोग्य हो सकता है। बस योजकस तत्र दुर्लभ, एक अच्छे शिक्षक, एक अच्छे मार्गदर्शक का होना बहुत ज़रूरी है जीवन में। अगर जो आपके जीवन में एक गुरु मिल जाता है तो आप जीवन के जितने जो भी आपके जो हर्डल्स ऑफ लाइफ है, यू कैन क्रॉस दैट हर्डल्स। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा, शिक्षक कौन है, फिर मैं इस पर जोर डालना चाहूँगा। जैसा कि आपने कहा कि उनको प्रेरणा देने वाली कोई चाहिए, तो संस्कृत में पुनः फिर से एक कहावत कही गई है कि प्रेरकः सूचकस्वैव वाचको दर्शकस्तथा शिक्षको बोधकश्चैव सठते गुरुवः स्मृतः। जो प्रेरणा दे बच्चों को, सत्य के मार्ग पर चलना सिखाए, जो बच्चों में चारित्रिक अर्थ उत्पन्न करें, जो बच्चों में पॉजिटिविटी लाए, एंड वो उनको मार्ग बताए, उनको सही रास्ते पर ले जाए, उनका जो वट एवर द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन दे हैव सेट अप इन देयर लाइफ टू अचीव दैट। और एजुकेशन का मतलब ही क्या होता है कि हमारे सारी शिक्षाओं का मात्र एक उद्देश्य है कि मानव कल्याण करना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उस तरह के प्रेरक, शिक्षक को प्रेरक होना चाहिए, और उनके जो दोष हैं, अवगुण हैं, वो सबको दूर करके उनमें एक पॉजिटिविटी लाए और उनको आगे की तरफ लेके जाए। खेलों का भी हम सबके जीवन में बहुत अहम योगदान होता है। खेल हमें जो है शारीरिक रूप से फिट करती है, हमारे दिमाग को तरोताज़ा करती है, तंदुरुस्त तो हम रहते ही हैं ज़ाहिर तौर पर। आपका दृष्टिकोण क्या है इस पे? मैं अपने दृष्टिकोण का प्रारंभ जो है वो करना चाहूँगा रामधारी सिंह दिनकर जी की एक लोकप्रिय छंद से कि पत्थर सी हो मांसपेशियाँ लोहे से भुजदंड भय, नस नस में हो लहर आग की तभी जवानी पाती जाए। यदि आप अपने जीवन में लक्ष्य पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने भुजाओं को लौह दंड के समान करना पड़ेगा। इट मीन्स दैट यू विल हैव टू बी वेरी मच स्ट्रांग एग्जैक्टली फिजिकली, बिकॉज इफ यू डोंट वुड बी द वेरी मच स्ट्रांग फिजिकली, तो आप अपने माइंड को स्ट्रांग नहीं बना सकते हैं, अपने फीलिंग को स्ट्रांग नहीं बना सकते। वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ, उसको आप ऊर्जा नहीं दे सकते, एनर्जी नहीं दे सकते, जब तक कि आप में वो, आपके बॉडी में वो एनर्जी नहीं हो। क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। शरीर स्वस्थ नहीं तो फिर कुछ नहीं है। इसको कहा भी गया है कि नास्ति रोगा समम दुखम। अगर जो शरीर में कोई व्याधि हो जाए, दुख हो जाए, रोग हो जाए, तो फिर उसके समान कोई दुख नहीं है। और वो दुख जब आपके शरीर पर चढ़ जाता है तो फिर आप किसी भी चीज़ों को पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारे जीवन में, हमारे चाहे वो बच्चे हों चाहे वृद्ध हों, हर लोगों के लिए जो खेल आवश्यक होता है, ये अनेक प्रकार के हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि बच्चों के लिए क्या खेल का महत्व है। जो कि मैं अपना विद्यालय को चलाता हूँ, तो हमारे यहाँ जो एक पीरियड होता है वो स्पोर्ट्स पीरियड होता है। जब भी हम बच्चों को एक स्पोर्ट्स पीरियड प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि क्या है लीडरशिप? इफ़ यू आर अ लीडर, तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लीडरशिप? The function of leadership is to produce more leaders, not followers. When you are just playing with a student, playing with so many students, आप अगर जो अधिक से अधिक बच्चों के साथ में खेलते हैं तो वो खेल क्यों कराया जाता है? You will learn their leadership. What you will learn there? To control your emotions. You will learn how to win. You will learn how to inculcate the energy whatever you have inside you. तो ये कैसे सीखते हैं आप? इसको सीखने के लिए एक प्रतिस्पर्धा का होना जरूरी है। और ये प्रतिस्पर्धा होता क्या है? एक्सक्यूज मी, ये प्रतिस्पर्धाएं वो प्रतिस्पर्धाएं होती हैं जो आपके अंदर में, जो आपका वट एवर द लाइटेंट। एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा कि स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि खेल शिक्षा जो भी है, ये क्या होता है? मनुष्य के अंतर्निहित गुणों का विकास करता है। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन दैट इज ऑलरेडी इन द मैन। एग्जैक्टली। तो हमारे जो खेल शिक्षक हैं वो बच्चों की जो उनकी इनसाइड एनर्जी हैं, जिसको वो खुद नहीं जानते हैं, उसको अपलिफ्ट करते हैं, उनको जीतना सिखाते हैं, उनको लीडर बनना सिखाते हैं, उनको कंट्रोलिंग ऑफ इमोशंस सिखाते हैं, उनको एटीट्यूड सिखाते हैं।
और ये सभी बातें तभी संभव है जब बच्चों में खेल की भावना का विकास किया जाए। आपको याद होगा, आप भी जब छोटी होंगी, और हमने तो खैर बहुत से जीवन जिए हैं जिसमें ग्राम्य जीवन था हमारे ग्राम्य जीवन में तो खेलों की ही प्रधानता थी। खेलते खेलते हम सीख जाते थे, खेलते खेलते IAS बन जाते थे, खेलते खेलते हम इंजीनियर बन जाते थे। पता ही नहीं चलता था कि कब खेले और कब पढ़े और कब इंजीनियर बन गए, डॉक्टर्स बन गए। लेकिन आज का जो वातावरण है वो किस तरह का वातावरण है? आज हम एक अंधी दौड़ की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इस अंधी दौड़ में हम सिर्फ और सिर्फ जीतना सीख रहे हैं। क्या होता है जीतना? जीतना उसको कहते, किसको जीतना कहते हैं? बल विवेक में कौन श्रेष्ठ है? असी वरेण्या अनुनय, पूजनीय रुधिराक्त विजय, या करुणा धौत पराजय। ये रामधारी सिंह दिनकर जी की जो पंक्ति है ये क्या कहती है? समटाइम व्हेन यू आर जस्ट, आपको हारना सीखना होगा। इफ यू वांट टू गेट विक्ट्री, इफ यू वांट टू विन, तो आपको सबसे पहले हारना सीखना होगा, अपने पराजय को स्वीकार करना होगा। क्योंकि एक लंबी छलांग लगाने के लिए 10 कदम पीछे तो हटना ही होता है, और जब तक आप 10 कदम पीछे नहीं हटेंगे तब तक जीवन में कभी भी लंबी छलांग नहीं लगा सकते हैं। तो ये सब भावनाएं कहाँ विकसित होती हैं? ये सब भावनाएं जब हम अपने परिवार के साथ में संयुक्त परिवार में रहते थे, ग्राम जीवन जीते थे, और वहाँ पर खेलने के लिए खुला मैदान होता था। अब वो ये चीज़ संभव नहीं है। आज के डेट में, आज के परिप्रेक्ष्य में बच्चों पर शिक्षा का इतना बड़ा बोझ था, न्यू एजुकेशन से पहले, नई शिक्षा नीति के पहले। लेकिन अब बच्चों को ये प्रधानता दी गई है कि आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खेलने का मौका दें, उनमें नेतृत्व की भावना का विकास करें, उनमें पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करें, उनमें कोऑपरेशन सिखाएं। तो ये सब बच्चों को खेल से ही उनको बिल्कुल दिया जा सकता है। खेल का बहुत बड़ा महत्व है हम सबके जीवन में, क्योंकि खेलते खेलते जैसा आपने कहा कि हम बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं। हमारे अंदर संवेदनशीलता आ जाती है, हमारे अंदर संयम आ जाता है, हमारे अंदर हम फिज़िकल फिट तो होते ही हैं, शारीरिक तौर पर मजबूत होते, तंदुरुस्त होते हैं। इसके अलावा हम बांटना सीख जाते हैं, वो खुशी का बांटना हो या दुख का बांटना हो, हम वो भी सीख जाते हैं। और रहते रहते हम व्यवहारिक ज्ञान कब सीख जाते हैं जो शायद किताबों में नहीं पढ़ाया जाता, हम उसे सीख जाते हैं। खेल की बहुत प्रधानता है हम सबके जीवन में। अब बार बार संस्कृत के श्लोक जो हैं उसके ज़रिए आप अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताता है कि आपका जो झुकाव है साहित्य की तरफ कितना ज़्यादा है। और आप जिनकी पंक्तियों को बार बार यहाँ बोल रहे हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी, वो हमारे बिहार के ऐसे कह सकते हैं ऐसे साहित्यकार हुए हैं जिनकी रचनाओं का जिक्र कहाँ नहीं होता और किस मंच पे नहीं होता है। बिहार वैसे भी कहते हैं कि साहित्यकारों की धरती है। यहाँ फणीश्वर नाथ रेणु जैसे साहित्यकार हुए हैं, वाण भट्ट जैसे साहित्यकार हुए हैं, गोपाल सिंह नेपाली जैसे साहित्यकार। और अगर मैं बात करूँ तो जो साहित्यकारों की फहरिस्त है वो बहुत ज़्यादा लंबी है। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो आपको किस साहित्यकार ने या किस साहित्यकार की रचनाओं ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है? जी, ऐसे तो मैं आपको पहली जो मैंने कविता अपने जीवन में सुनी थी तो वो विनय पत्रिका से उद्धृत थी, गोस्वामी तुलसीदास। और मेरे पिताजी मेरे भैया को पढ़ा रहे थे। उस समय मैं बहुत ही, मेरी उम्र कम थी, 6 साल का था मैं। भैया को पढ़ा रहे थे वो कि वरदंत की पंगति कुंद कलिया धराधर पल्लव खोलन की। तो ये चीज़ें मेरे कान तक आ रही थी, लेकिन मैं उस चीज़ों को सुनने में मुझे बहुत ही रुचिकर लग रही थी। भैया पढ़ रहे थे, पिताजी पढ़ा रहे थे और मैं लेटा हुआ था। तो जो मेरे साहित्य की जो बीज है मेरे व्यक्तित्व में, वो मेरे पिताजी द्वारा गोस्वामी तुलसीदास जी की कविताओं ने गोस्वामी तुलसीदास जी की जो कविताएं थी वो बीज मेरे पिताजी ने बोया था। और उसके बाद में जब मैं यंग हुआ तो मैंने सबसे पहले पढ़ी, मेरे हाथ एक पुस्तक लगी, मैं बहुत छोटा था उस समय, कहीं एक पुस्तक थी जो फेंकी हुई थी, मधुशाला, हरिवंश राय बच्चन जी की। तो मैंने उसे पढ़ी। उसके बाद में मुझे बहुत इंटरेस्ट आया उसमें, बहुत ही अच्छी उनकी कविताएं लगी कि मद्यपान किए बिना एक व्यक्ति कितना बड़ा इतिहास और कितना बड़ा एक महाकाव्य रच सकता है। उसके बाद में वहाँ से उत्पन्न हुई इंटरेस्ट, रुचि, और फिर रामधारी सिंह दिनकर पर पहुँच चुकी। और रामधारी सिंह दिनकर की कुरुक्षेत्र और रश्मि रथी ने तो मुझे लवरेज कर दिया।
मतलब उसके बाद में फिर मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया। उसके बाद में मैंने कामायनी पढ़ी। उसके बाद में फिर मैं पढ़ता, बहुत लोगों को पढ़ा, मैथिली शरण गुप्त को भी पढ़ा, सभी लोगों को पढ़ना। लेकिन मेरी जो अपनी काव्य शैली है वो मैं ज़्यादातर प्रभावित रहा रामधारी सिंह दिनकर जी से। जी, तो आप प्रभावित रहे और आपने लिखना भी तब से शुरू कर दिया, तो हम चाहेंगे कि आप अपनी एक कविता हमारे समक्ष ज़रूर प्रस्तुत करें यहाँ। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कार्यक्रम का शुरुआत ही जो किया था वो लीजेंड्स से किया था, द लीजेंड्स ऑफ इंडिया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारा इतिहास बहुत प्राचीन है और ये भारतवर्ष की भूमि रही है। ये भारतवर्ष की भूमि पर एक से एक महानायक हुए हैं। तो कुछ महानायक ऐसे हैं जिनकी इतिहास बहुत कम है, जिनके बारे में हम जानते हैं, किताबों में भी पढ़ा है, और कुछ महानायक ऐसे हैं जो महाकाव्यों में आपको पढ़ने के लिए मिलते हैं। और आपने बताया कि किस तरह से जो हमारी नई पीढ़ी है वो हमारे महानायकों से उनको प्रेरणा लेनी चाहिए। जैसे ध्यानचंद जी का आपने नाम लिया और APJ अब्दुल कलाम साहब का नाम लिया, तो किस तरह से होनी चाहिए, जो एटीट्यूड बच्चों में किस तरह की होनी चाहिए या मनुष्य में किस तरह का एटीट्यूड होना चाहिए, मैं ये अपनी सबसे पहले कविता प्रस्तुत करना चाहूँगा, जिसका नाम है पौरुष बल। क्या है पौरुष का बल? पुरुष का बल क्या है? क्या है हमारे मानव जाति का बल? तो मेरी सबसे पहली कविता है कि पथभ्रांत मनुज अपनी लिप्सा की अग्नि में जलता है, और कीट लगा हो जड़ में तो वह वृक्ष कहाँ फलता है। जब जीवन का लक्ष्य लोभ हो पाप स्वयं बढ़ जाता है, बंधक रख वह ज्ञान मनुज के मस्तक पर चढ़ जाता है। हो अंबर सा कद ऊंचा मेरा, सभी लोग कल्पना करते हैं, हो अंबर सा कद ऊंचा मेरा, किंतु कर्म का नाम नहीं। दिवा स्वप्न सब देखा करते, किंतु तप का ज्ञान नहीं। और मेरी जो अगली पंक्ति है ये महानायकों के बारे में है। जो महानायकों, हमारे जो महानायक है, लीजेंड्स हैं, व्हाट दे हैव डन फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बीइंग, ये बताती है। तो अगली पंक्ति है कि रक्त श्रेष्ठ तुम उस अगस्त के, रक्त श्रेष्ठ तुम उस अगस्त के, जिसने सागर को सोखा था और वैदेही के लवकुश बनकर अश्वराम का रोका था। क्या बात है, वाह। अंश महान तुम उस शिवी के, अंश महान तुम उस शिवी के, कतर अंगों का जिसने दान दिया, और दधीची बनकर तुमने स्वेच्छा से त्याग यह प्राण दिया। फिर से कर लो। आने वाली पीढ़ियों को मैं कहना चाहता हूँ, वर्तमान की जो पीढ़ियाँ उनसे कहना चाहता हूँ कि फिर से कर लो भीष्म प्रतिज्ञा, वंश भरत के कुल मानी, कीर्तिमान बने विश्व तुम्हारा, कीर्तिमान बने कर्म तुम्हारा, और बने विश्व फिर अनुगामी। भारत शुरू से ही विश्व गुरु रहा है, तो अनुगामी उनको होना पड़ेगा भारतवर्ष का, लेकिन इसके लिए आपको कर्म करने होते हैं। बिल्कुल, कर्म की प्रधानता जी भारतवर्ष में रही है हमेशा से। साहित्य का आपने जिक्र किया, आपकी जो यात्रा रही है अभी तक, उसमें आपने बहुत सारे साहित्यकारों को पढ़ा है, उन्हें करीब से जानने समझने की कोशिश की है, और साहित्य के ज़रिए आप जो शिक्षा बच्चों को देते हैं, कोशिश करते हैं कि उसकी कुछ झलक बच्चों की शिक्षा में भी साफ साफ नज़र आए। आपने एक बहुत खूबसूरत कविता हमें सुनाई, अभी हम चाहेंगे एक और कविता आप सुनाएं अगर अभी, तो बहुत अच्छा लगेगा। जी मैं अभी आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। जैसा कि हम एक ज़रूरी है जिक्र करना इस बात की कि हम एक बहुत बड़े त्रासदी से गुजर कर आए हैं। तो अगर जो हम समकालीन, मतलब अभी के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर जो हम बात करें, तो हम कोविड-19 को झेलते हुए, मानव सभ्यता को बचाते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं। तो मैं एक अपनी कविता प्रस्तुत करना चाहूँगा। मैंने एक कविता लिखी थी परिणाम। ये इस कविता से ही मेरी जो काव्य की निरंतर यात्रा जो रही है, इसी कविता से शुरू हुई थी। पूरी तरह से कोरोना का कर्फ्यू लग चुका था, विद्यालय में कोई बच्चे नहीं बचे थे, मैं और कुछ टीचर्स वहाँ पर अकेले थे। बहुत ही अकेलापन फील करता था मैं वहाँ पर। तो मैंने जो भी ये त्रासदी थी, ये जितनी जो भी बातें थी, जो मैं अकेला रहता था, तो मैंने इसको एक अवसर में बदला। जो भी प्रॉब्लम्स मेरे पास में आए, जो ये हुआ, तो मैंने उस दौरान एक कविता लिखी थी परिणाम। वो कविता मैं आपको सुनाना चाहूँगा। जी। यह परिणाम ही तो है,
यह परिणाम ही तो है तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं के उस नग्न नृत्य का जो तुमने किया था, उस करुण सिसकी की ताल पर जिससे तुमने जीवन पाया था। प्रतिस्पर्धा का सर्वश्रेष्ठ धावक बनने की अंधाकांक्षा में तुम इतने विक्षिप्त हुए कि तुमने डाल्टन के सिद्धांत को कर्ण कवच मान स्वयं के भविष्य का गर्भपात जापान की प्रयोगशाला में कर दिया। तो भला चीन कब तक दर्शक दीर्घा में बैठ बुद्ध के शांति पाठ का अलग जगाता? उसे तो अमेरिका के हिरोशिमाई दंभ को तोड़ना था, तो वह संपूर्ण विश्व को वहान बनाने की यात्रा पर निकल चुका। हे मानव, अब यह भयभीत सा रुदन क्यों? यही तो लक्ष्य थे तुम्हारे, यही तो लक्ष्य थे तुम्हारे उस पाषाण युगी यात्रा का। यह क्षण प्रजाति के विलुप्त हो जाने के भय से क्रंदन करने का नहीं, अपितु सृष्टि चक्र के सिद्धांत को समझने का, उत्सव मनाने का, मुक्ति और मोक्ष पाने का है। हाँ नहीं, बहुत सटीक बात आपने कही कि मनुष्य जब लगातार दौड़ने के पीछे लग जाता है, कि लगातार दौड़ता है बिना ये देखे कि उसके साथ चलने वाले गिर गए हैं, उन्हें उठाकर साथ लेकर दौड़ना है, या हमारे पीछे इस दौड़ की वजह से कौन छूट गया है। दौड़ना शायद जीवन में आगे बढ़ने का मतलब होता है कि सबको साथ लेकर आगे बढ़ना, सबके चेहरे की मुस्कुराहट को बरकरार रख के आगे बढ़ना। लेकिन अभी जो स्थितियां जो हैं उत्पन्न हुई हैं, इसमें एक अलग ही विश्व का निर्माण हो गया है, जहां सिर्फ सब अपनी अपनी प्रगति को लेकर आगे बढ़ते हैं। और मुझे लगता है कि साहित्य ही हम सबके भीतर संवेदना जो है एक बार फिर से जागृत कर सकता है, क्योंकि पूरे विश्व को, अब जब भी विश्व को ज़रूरत हुई एकजुट होने की, तो हर बार साहित्य ने ही एकजुट किया है। हम भारतीय संग्राम की अगर बात करें, स्वतंत्रता संग्राम की बात करें, तो साहित्य का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। साहित्य ने सबको एक जगह लाकर खड़ा कर दिया था और वहाँ से स्वतंत्र भारत का सपना देखा गया था, और तब धीरे धीरे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने उस सपने को साकार किया। अगर मैं अभी की बात करूं तो अभी आपकी साहित्यिक यात्रा लगातार जारी है, निश्चित तौर पर आपको बहुत आगे जाना है। क्या कुछ सोच रखा है आपने अपने साहित्यिक यात्रा में, और क्या कुछ जोड़ेंगे और क्या कुछ बदलाव लाएंगे? जी बिल्कुल मैम, जहाँ तक मेरी साहित्यिक यात्रा की बात है, तो साहित्य की अपनी अपनी विधाएं होती हैं, अपने अपने प्रकार होते हैं, बट जो सोल ऑब्जेक्टिव है जो किसी भी साहित्यिक यात्रा के, खासकर कविताओं का, वो मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। बिल्कुल। अगर जो उसमें एक रास्ता आ जाएगी तो फिर वो उबाऊ हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि काव्य तत्व को, साहित्य तत्व को, जिसका ये एक एलिमेंट होता है भाव, अपनी भावों में वैविध्यता लानी होगी। और जहाँ तक आपने बात कही है कि हम दौड़ रहे हैं, हम रेस कर रहे हैं, हम जीत हार, स्वतंत्रता और गुलामी, ये सब की बातें हम कर रहे हैं, तो बिल्कुल हम लड़ रहे हैं, हम शांति से दूर हो रहे हैं। चाहे वो आदिकाल की ही बात कर ले, मानव सदैव लड़ते हुए अपने जो यात्रा को वो आगे बढ़ाता रहा है, और वो जीत को ही अपना एकमात्र उद्देश्य मानता रहा है, चाहे वो महाभारत काल, रामायण काल, चाहे कोई भी काल हो। तो मैंने यहाँ पर मानवों को चेताया है, मैंने एक सरकास्टिक रिमार्क की है, जो लोग इस यात्रा में भागे जा रहे हैं, जीत के लिए मानव सभ्यता का विनाश करते जा रहे हैं। मैंने एक कविता लिखी थी जिसका नाम ही था तृष्णा लहर। हम सभी के अंदर तृष्णाएं पलवित होती है, हम उसके पीछे भागते हैं, लेकिन उस तृष्णा लहर को कभी हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। तो मैं एक कविता आपको सुनाना चाहूँगा जी। वो इस तरह से है कि पुरुषार्थ के चरम को कर्म ज्ञान से प्रेरित कर, 18 दिनों का वह यज्ञ फल, क्या हिमखंड की अग्नि में आहुति दे, कलयुग का अभिषेक करने मात्र था। क्या ज्ञात नहीं था तुम्हें, क्या ज्ञात नहीं था तुम्हें, शोध के तिमिर में विलुप्त उल्लास का वह क्षैतिज चुम्बन केवल एक तृष्णा लहर मात्र थी। संघम शरणम गच्छामि की गला देने वाली तप्त भट्टी की शीतलता भी पूर्णतः भस्म न कर सकी उस रक्त विजयी सिद्धांत को जिसके गर्भ से उत्पन्न हुए थे सिकंदर, क्षमा करें, अपितु महान भी।
तुम्हारे महाशून्य के अनंत में विलीन तुम्हारे इस मंथन के प्रयास से केवल विष ही उत्पन्न हुआ है। उत्कर्ष के सुरापान की भ्रांति भी तुम्हें अमृतत्व न प्रदान कर सकी। तुम्हारे मिथ्या संघर्ष का यह प्रलाप गीत वास्तव में मृत्यु का स्वागत गान है। विकल्प केवल अनुसरण है। शस्त्र त्याग कथा के उस विक्षिप्त पात्र की जिसकी तृष्णा की तपिश रक्त प्रवाह से शीतल हुई थी। क्या बात है। आपने बहुत बखूब कहा कि इस सारी परेशानियों से निजात जो है वो सिर्फ आपको अनुसरण से मिलेगा। हमारे वेद, हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ हैं, उनकी शरण में जाने से मिलेगा। हमें अपने उस प्राचीन जो स्वर्णिम इतिहास रहा है उनकी शरण में जाने से मिलेगा और उसे फिर से एक बार आगे लेकर चलने में हम सब जो है एक ऐसे वातावरण का निर्माण कर पाएंगे जहां सब हंसी खुशी के साथ रह पाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपने बहुत अपनी कविताओं के ज़रिए आप कटाक्ष भी करते हैं, आप अपनी बातें भी रखते हैं, आप लोगों को चेताते भी हैं और आप हल भी बताते हैं। ये सारी चीज़ें समाहित होती हैं और मुझे लगता है कि संवेदना जागृत करने के लिए या आपको बताने के लिए आप कहाँ हैं और आपको कहाँ जाना है, ये बताने के लिए भी आपकी कविताएं जो हैं बहुत ज़रूरी हैं। अगर लोग पढ़ते हैं तो शायद समझ पाएंगे, जान पाएंगे। बच्चों को आप पढ़ाते हैं, मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो आपकी कविताओं से प्रेरित होते होंगे। जी बिल्कुल। कुछ बड़े बच्चे शायद इसको समझते होंगे, कुछ छोटे बच्चे बस इसमें आनंद लेते होंगे। जी क्या रहता है, क्योंकि एक शिक्षक की सबसे बड़ी उपलब्धि ये होती है कि उनके शिष्य जो है उनकी प्रशंसा करें, उनकी कविताओं की बात करें, उनके जो गुण हैं अपने में शामिल करके जीवन में आगे बढ़ें। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो बात है कि कविताएं उनके पाठ्य पुस्तक में भी होती हैं। कविताएं सर्वत्र व्याप्त हैं। तो कविताओं के माध्यम से जब भाषा की सबसे परिष्कृत और उत्कृष्ट शैली जो होती है वो काव्य शैली होती है। काव्य दृश्य से भी अधिक यात्रा आपको करवा सकते हैं। विजुअलिटी से भी जो चीज़ अमूर्त है उसको मूर्त बना सकते हैं। और काव्य का एक तत्व होता है, वो होता है कल्पना तत्व। कल्पना तत्व के माध्यम से आप जो चीज़ें जो दृश्य नहीं हैं उसको भी आप दृश्य बना सकते हैं। और यही कारण है कि जब भी मैं बच्चों के सामने प्रस्तुत होता हूँ तो उनको मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कविताएं के भी दो प्रकार होती हैं। एक जनमानस की कविताएं होती है जो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाती है, और कुछ कविताएं ऐसी होती है जो आपको बौद्धिक श्रम करना पड़ता है उसके लिए। जैसे अगर जो आप अज्ञेय की कविता को पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपको रोचक नहीं लगे, लेकिन जैसे ही आप बौद्धिक श्रम करके अपने स्तर को उच्च करते हैं तो आपको फिर वहाँ पर जो आनंद मिलेगी वो अद्भुत होती है। एक दिन की बात है, मैं झूला है हमारे यहाँ, तो मैं बच्चों को देख रहा था झूला झूलते हुए, तो मैंने उनसे कहा कि झूला पर एक कविता लिखो सब लोग। तो बच्चे झूला पर कविता बोले कि सर झूला पर कैसे कविता लिखें। तो हम बोले कि बिल्कुल तुम्हें झूला पर कविता लिखनी चाहिए। तो फिर बच्चे नहीं लिख पाए, तो फिर मैंने उनको एक झूला पर कविता लिख के दिखाया। मैं चाहूँगा कि आपको बताऊं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये यकीन मानिए इस झूला जो कविता है मैम, इसको मैंने बहुत ही वैदिक रीति से लिखी है ताकि उसमें बच्चे को वैविध्यता भी नज़र आ जाए और उनको ये लगे कि उनके सामने कुछ नया चीज़ प्रस्तुत हुआ है। तो कविताओं का स्तर मैंने वैदिक रीति से यहाँ पर ले जाने की कोशिश की है ताकि वैविध्यता उनको समझ में आए। मेरी एक कविता है, झूला को हिंडोरा भी कहते हैं। तो कविता है, अनंत स्वराग्नियों की मध्यम मृदुगान, कृतिका के तुषार कणों की अमीय मादक में ही, बालांशुमन दीप्तियों की मधुश्रमीय अश्वलेश, 49 प्रवातों की अभिमर्शन और दसरस स्वादन के अत्यानंद की अनुभूति तुल्य ही है तुम्हारा अवरोहण। दैवीय सत्ता के स्वामित्व को अस्वीकारता, प्रस्तर हृदयी विज्ञान का, मतलब स्टोन हार्टेड विज्ञान, प्रस्तर दैवीय सत्ता के स्वामित्व को अस्वीकारता, प्रस्तर हृदयी विज्ञान का यह अलौकिक सृजन है। यह एक अलौकिक सृजन है। हिंडोरा, तुम अकिंचन एक वस्तु नहीं, अपितु माध्यम हो,
मानव के प्रकृति में संलयन होने हेतु उल्लास तुम्हारे रोहण का द्यो सुख भोग का पर्याय है। तुम्हारा अवरोहण न तो सांसारिक संताप का हरण और न ही नर स्वामित्व का स्थापत्य कुबेर संपदा पर कर सकता है, किंतु क्षण मात्र 84 मरण मुक्ति के ब्रह्मानंद सुख पर मानव मन के अधिपत्य को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो हे मानव, झूल लो, राम भी झूले, कृष्ण भी झूले, रति संग काम देव भी झूले, तुम भी झूल लो। क्या बात है। और शायद मुझे लगता है कि हम सब अपनी अभिलाषाओं के झूले पर ही तो सवार होकर कभी खुद को पीछे खींचते हैं, और जितना पीछे खींचते हैं उतना आगे जाते हैं। बिल्कुल, हम जीवन में निरंतर ऐसे ही करते हैं। बहरहाल, आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी रही बातचीत। आपका बहुत बहुत आभार हमारे स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे आज के मेहमान, जिन्होंने अपनी कविताएं सुनाई हमें, और साथ ही साथ ये भी बताया कि शिक्षक का महत्व हमारे जीवन में क्या होता है, और क्या सही मायने में शिक्षक को किस तरीके से अपने शिष्यों को देखना चाहिए, और उनके जीवन में किन किन गुणों को समाहित करना चाहिए। क्योंकि एक शिक्षक जो है बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वो समाज का निर्धारण करते हैं अपने शिष्यों के ज़रिए, अपने बच्चों के ज़रिए। और वैसे भी आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। खेल का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है समाज के विकास में, किसी व्यक्ति के विकास में रहा है। आज हम सब मेजर ध्यानचंद जी की जयंती मना रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा कार्यक्रम जो है अपने आखिरी पड़ाव पे आ चुका है, और हम जाते जाते अपना पता आपको ज़रूर बताते हैं, ताकि पत्रों का व्यवहार लगातार बना रहे। तो फटाफट से हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director DD के patna @gmail.com।